Hello young physics learner, welcome back to my class. This is Bhavna physics class and I am Bhavna here to explain you alternating current topic. Right now in my room AC is on. AC means air conditioner, okay, but this one is AC, that is alternating current. तो हम यहाँ पर alternating current के बारे में बात करने वाले हैं and alternating current that is AC is based on AC जनरेटर. जो ये मैंने यहाँ पर दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ये दोनों इक्वेशंस AC जनरेटर टॉपिक में एक्सप्लेन की गई हैं, डिराइव की गई हैं. उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी. उस टॉपिक को एक बार डेफिनेटली देख लेना क्योंकि वो लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का और वही जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि वो टॉपिक इस चैप्टर का बेस है. ओके, तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग इक्वेशन को समझने के लिए आपको वो टॉपिक एक बार रिव्यू डेफिनेटली करना है. क्लियर? अब आते हैं इस चैप्टर पर. तो AC इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट और ये ऑल्टरनेटिंग करंट आपके घरों में भी फ्लो कर रही है. इन्वर्टर में जो करंट है वो कौन सी है? दैट इज़ डायरेक्ट करंट. जब इन्वर्टर ऑन हो जाता है घर में तो उस समय डायरेक्ट करंट चल रही होती है. वैसे जनरेटर दो टाइप के होते हैं, AC जनरेटर एंड DC जनरेटर. तो हम जनरेटर में मोटर के थ्रू एक ही सेम जनरेटर से अगर हम मोटर के थ्रू जो कॉइल का रोटेशन होता है, इसके लिए एक बार मैंने इसलिए बताया आपको, एक बार देख लेना. वो जो कॉइल का रोटेशन होता है मोटर के थ्रू अगर हम उस रोटेशन को कॉन्टिन्यूएशन में 360 डिग्री एंगल पे रोटेट कराते हैं तो वहाँ पर AC जनरेट होगी. अगर 180 डिग्री रोटेट कराते हैं दिस वन इस तरीके से तो वहाँ DC जनरेट होगी. तो जनरेटर का बेसिक मैकेनिक्स सेम रहता है, बस उसमें AC या DC जनरेट करने के लिए उसकी फंक्शनिंग में चेंज करना पड़ता है. सो AC एंड DC जनरेटर दोनों होते हैं. DC मीन्स डायरेक्ट करंट और आपके घर में जो आ रही है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है. आपके इन्वर्टर में जो है, जब आप इन्वर्टर लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो इन्वर्टर वर्क कर रहा होता है वो DC करंट होती है, डायरेक्ट करंट होती है. ठीक है, तो ये तो एक आपका AC और DC का प्रैक्टिकल यूज़ है. अब इस चैप्टर में इतने टॉपिक्स दिए हुए हैं जो आपको एक्सप्लेन करना है मुझे और इन टॉपिक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनेंगे आगे वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन मीन्स हम AC कैसे जनरेट होती है, AC और DC में क्या डिफरेंस है और AC को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वी विल डिस्कस ओवर हियर. इंट्रोडक्शन, एवरेज करंट एंड वोल्टेज. करंट और वोल्टेज सिमिलर इक्वेशन से, आप देखो ये इक्वेशन रिजेंबल कर रही है, ये एक ही काइंड की इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दैट एवरेज करंट एंड वोल्टेज. पर यहाँ पर एवरेज करंट और वोल्टेज के लिए मैथ्स का एक टॉपिक रिक्वायर्ड है एंड दैट टॉपिक इज़ फूरियर एनालिसिस. तो उसके बारे में मैंने थोड़ा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी बताया था. एक न्यूमेरिकल था जिसमें मैंने वो आपको फूरियर एनालिसिस का टॉपिक बता दिया था, बट फिर भी यहाँ पर मैं फिर से उसको आपको इंट्रोड्यूस करा दूँगी, व्हाट इज़ फूरियर एनालिसिस, और वो फंक्शन यहाँ पर एवरेज करंट एज वेल एज RMS करंट या वोल्टेज निकालने के लिए कैसे यूज़ होता है. करंट और वोल्टेज एक सिमिलर मैनर में वेरी कर रहे होते हैं. वोल्टेज कभी करंट से ग्रेटर हो सकता है, कभी वोल्टेज करंट से कम हो सकता है. तो ये डिपेंड करता है. जनरली ग्रेटर होता है, क्यों? क्योंकि हर एक सर्किट का अपना एक रेजिस्टेंस होता है. तो जनरली वोल्टेज की वैल्यू करंट से ग्रेटर होती है. ठीक है, जब भी आप निकालोगे वैल्यू तो आपको अपने आप आइडिया लगता जाएगा जैसे जैसे आप गो थ्रू होते जाओगे. सो RMS एंड और एवरेज करंट, ये दोनों टॉपिक आपके कम्प्लीटली मैथमेटिकल टॉपिक हैं. क्लियर? नेक्स्ट आता है सर्किट. तो सर्किट आपको तब समझ में आएगा जब ये दोनों टॉपिक आपके कवर अप हो चुके होंगे. देखो, जो बच्चे अभी नीट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू और भी रिक्वायर्ड है. यहाँ पर RMS करंट और एवरेज करंट के बेसिस पर ही सर्किट सॉल्व होते हैं. सर्किट कितने टाइप के हैं? दैट इज़ R, C, L, LR, CR, LC एंड LCR. इन सारे सर्किट में हम यूज़ करते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट? द सेम सेक्शन हम यूज़ करते हैं. वन इज़ द फेज़र डायग्राम, ये जो मैंने लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है फेज़र पावर. हमें इन सारे सर्किट में 4 टर्म्स को इंट्रोड्यूस करना होता है, 4 टर्म्स को डिराइव करना होता है. फर्स्ट वन इज़ वोल्टेज, सेकेंड इज़ करंट, थर्ड इज़ पावर एंड फोर्थ इज़ फेज़र डायग्राम. ओके, तो ये 4 हम टर्म्स हर एक सर्किट में इंट्रोड्यूस करेंगे. ओके, तो हर एक सर्किट के लिए फेज़र डायग्राम और पावर बनेगा प्लस कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर वोल्टेज, EMF मीन्स वोल्टेज एज वेल एज करंट.
तो ये हम सारे सर्किट में निकालने वाले हैं। अब इन सर्किट का यूज़, हर एक सर्किट अपना आर सर्किट होता है। जितने भी सर्किट आप देखोगे, चाहे वो एसी सर्किट हो, डीसी सर्किट हो, ऑल आर आर सर्किट। आर मीन्स रेजिस्टेंस सर्किट, सी इज़ कैपेसिटर। आप पढ़ चुके हैं कैपेसिटर के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन हुआ था। आप पढ़ चुके हो कैपेसिटर के बारे में। और कैपेसिटर एक अपने आप में एक यूनिट थी, दिस इज़ यूनिट नंबर 2, और उसमें कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस हुआ था। एल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ सेल्फ इंडक्टेंस। एंड आफ्टरवर्ड एल आर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड आर काइंड ऑफ सर्किट। ये एल आर सर्किट भी आपका कहाँ पर होता है? ट्यूबलाइट जहाँ घर पे यूज़ करें वहाँ पर एल आर सर्किट है। एल सर्किट आपका जनरली जितनी भी कॉइल्स सर्किट होते हैं वहाँ पर एल सर्किट है, यानी चोक कॉइल जो ट्यूबलाइट में पहले यूज़ होती थी। अभी डिजिटल ट्यूबलाइट आती है जिसमें चोक कॉइल इनबिल्ट होती है, उसी के अंदर होती है और बहुत ही स्मॉल पोर्शन पे होती है। पहले चोक इतने बड़े बड़े आते थे, चोक जो होते थे ट्यूबलाइट के साथ अटैच होते थे, इतने साइज़ के होते थे। ठीक है, तो ये आपका एल आर सर्किट दैट मीन्स चोक सर्किट है। आर मैंने आपको बताया कि आर तो जनरली हर सर्किट में होता है। देन सी आर सर्किट, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस सर्किट। तो कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस सर्किट का परफेक्ट एग्जाम्पल है फ़ैन। आपके घर में जो फ़ैन लगा हुआ है उसमें एक कंडेंसर लगा होता है जिसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस बिकॉज इट इज़ द बेसिक काइंड ऑफ सर्किट, तो वो रेजिस्टेंस सर्किट होगा। दैट मीन्स सी आर सर्किट इज़ यूज्ड इन फ़ैन, LR circuit is used in tube light, LC circuit is used in रेडियो। अब रेडियो में यूज़ होता है, आजकल जो रेडियो सुनते हैं वो रेडियो मोबाइल में ही इनबिल्ट होता है। दैट मीन्स मोबाइल का जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसमें एक LC सर्किट दिया हुआ है जिसके बेसिस पर रेडियो की ट्यूनिंग की जा सकती है। ठीक है, तो ये अभी जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत बेसिक है, ये बहुत ही आप समझ लो कि ये एक स्टार्टिंग है, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो आप। जब इसके बारे में और डिटेल पढ़ोगे तो ये बहुत ही वास्ट एंड मॉडिफाइड टॉपिक है कि आपको डिफरेंट काइंड के सर्किट और उसके कॉम्बिनेशन, एक बार सर्किट समझ में आ जाते हैं तो उसके कॉम्बिनेशन अपने आप समझ में आने लगते हैं। अब आप इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे जाओगे, आपकी सेकेंड बुक में इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी एक प्रॉपर एक बिग यूनिट है और उस यूनिट में आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में बताया जाएगा। इवन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी ये सर्किट यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया दैट LC सर्किट इज़ यूज्ड फॉर ट्यूनिंग, दैट मीन्स रेडियो में यूज़ होता है इसका, जहाँ पे ट्यूनिंग करनी होती है सर्किट्स की। और यहाँ रेडियो ट्यूनिंग में जितने आपने मोबाइल्स में यूज़ कर रहे हो वो रेडियो ट्यूनिंग, उसमें रेडियो ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, दैट मीन्स रेडियो ट्यूनिंग है, यानी मोबाइल के इंटीग्रेटेड सर्किट में एक LC सर्किट लगा होगा जो रेडियो के लिए स्पेसिफिक है, इनबिल्ट रेडियो के लिए। क्लियर? LCR सर्किट दैट मीन्स इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। तो ये सर्किट जनरली आपके अगेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं ज़्यादातर, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी हम इसके कॉम्बिनेशन को बनाते हैं। LCR सर्किट आपके प्रैक्टिकल में भी है, जब आप फिज़िक्स का प्रैक्टिकल करते हो लैब में तो आपने LCR सर्किट का प्रैक्टिकल किया होगा। जो बच्चे 12th पास आउट हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो बच्चे अभी 12th में गए हुए हैं उनको अनफॉर्चुनेटली इस ईयर प्रैक्टिकल करने को नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर जो ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है वो आपके लैब मैनुअल में दिया हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये फेज़र एंड पावर, ये इसी में इंक्लूड टॉपिक है तो आप इसी के साथ पढ़ोगे। रेजोनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजोनेंस भी ट्यूनिंग में यूज़ होता है। रेजोनेंस आपने +1 में वेव फॉर्म में उसका डिटेल पढ़ा है, उसी सेम जो आपने +1 में पढ़ा था वेव फॉर्म में रेजोनेंस, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में सर्किट के फॉर्म में हम यहाँ पर इसको डिस्कस करने वाले हैं। वो कहाँ, वो किस फॉर्म में था? वेव फॉर्म में था। यहाँ पर हम इसे सर्किट के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। इसका लास्ट फार्मूला जो आएगा वो सर्किट के जितने कंपोनेंट होते हैं उससे लिंक्ड आएगा, दैट मीन्स ओमेगा है, ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, LR, इन सब के फॉर्म में आएगा रेजोनेंस एंड ऑसिलेशन का फार्मूला। रेजोनेंस एंड ऑसिलेशन ये दोनों टॉपिक इसलिए इंक्लूडेड हैं क्योंकि AC इज़ अ काइंड ऑफ साइनोसॉइडल वेव। जब साइनोसॉइडल वेव है तो वेव में रेजोनेंस भी होगा और ऑसिलेशन भी होगा जब हम पर्टिकुलर सेटिंग करेंगे, तो इसीलिए ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन लास्ट वन, ये जो ट्रांसफार्मर है ये पूरे टॉपिक की एक सिर्फ एप्लीकेशन है। जो ट्रांसफार्मर है ये 2 टाइप के होते हैं, आपने अगर पढ़ा होगा 10th में, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को हाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को
लो करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर ऑब्वियसली ये बहुत प्रैक्टिकल डिवाइस है, हर जगह आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं। तो वो ट्रांसफार्मर इसीलिए दिया हुआ है इस चैप्टर में क्योंकि ये AC से लिंक है। AC की वोल्टेज को हाई या लो करने के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो दिस वन इज़ द एप्लीकेशन, इट इज़ नॉट लिंक्ड विद द प्रीवियस टॉपिक, इट इज़ जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ AC। ठीक है, तो ये लास्ट में हम इसे पढ़ लेंगे थोड़ा सा, कुछ ऐसा खास नहीं है इस टॉपिक में, बहुत ही शॉर्ट में है, इसकी कंस्ट्रक्शन कभी नहीं आती है, इसका सिर्फ आपको वर्किंग पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देयर इज़ अ फनी थिंग हियर दैट आई आस्क्ड टू माई 8-year-old चाइल्ड दैट व्हाट इज़ AC बिकॉज ही इज़ विद मी राइट नाउ। सो ही सेड AC जो यहाँ रूम में चल रहा है दैट इज़ एयर कंडीशनर। सो ऐसा ही होता है। अब आप लोग तो ऐसा नहीं सोचते होगे, आई थिंक कि आप लोग 12th क्लास के बच्चे, तो आपको पता होगा कि AC एयर कंडीशनर और ये ऑल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंस है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। AC, इसको आपने जब AC जनरेटर में पढ़ा तो EMF का फॉर्मूला आया था। EMF मीन्स इंड्यूस्ड EMF, E इज़ इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t, ये फार्मूला आया था। और यहाँ पर जो E0 की वैल्यू आई थी वो NBA ओमेगा इतनी आ रही थी। ठीक है, दिस वन इज़ E0 वैल्यू, सो साइन ओमेगा t। ये कहाँ से आया था इसको भी बेस में आपको बता देती हूँ कि आपने जब फार्मूला लिखा E इज़ इक्वल टू d/dt ऑफ फाई, तो फाई का मीनिंग होता है BA कॉस थीटा। कॉस थीटा मीन्स कॉस ओमेगा t, तो B बाहर आ जाता है, A बाहर आ जाएगा। ओमेगा का जब हम यहाँ पे, क्योंकि ये एक माइनस साइन भी होता है फैराडे लॉ में, जब ओमेगा को यहाँ पर ये d/dt ऑफ कॉस ओमेगा t करेंगे तो ओमेगा बाहर आएगा एंड कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा होता है विद माइनस साइन, तो वो माइनस यहाँ आकर के प्लस बन जाएगा एंड इट विल बी एज साइन ओमेगा t। सो BA ओमेगा, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल में, सो इट विल बी NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। हेयर NBA को हम क्या देते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF, दिस इज़ E0। तो आपका जो यहाँ पर AC जनरेटर में फॉर्मूला आया था वो NBA ओमेगा, ये पूरा टर्म E0 को शो करता है। अब E0 क्या है, E0 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। EMF इज़ अ काइंड ऑफ वोल्टेज, रिमेंबर दिस। अभी हम इसी E0 को, E को और E0 को V एंड V0 में कन्वर्ट कर देंगे। सो E0 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, इसको पीक वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, सो मैक्सिमम और पीक बोथ आर सेम थिंग। इसकी वेव फॉर्मेशन कैसा आया था, इस तरीके का वेव फॉर्मेशन था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूला आ रहा है, ये फार्मूला या आप इधर ले लो, तो ये इस फार्मूले में साइन ओमेगा t है। साइन ओमेगा t यानी ये एक साइन टर्म बना रहा है। और AC में जनरेटर जब आपको टॉपिक बताया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि साइन वेव इस तरीके की फॉर्म होती हैं। ठीक है, ये साइन वेव होती हैं। अगर कॉस वेव फॉर्म करना है, दिस वन इज़ साइन वेव। आपने ये साइन वेव कैसे निकाली थी एक बार डेफिनेटली देख लेना उस टॉपिक को। यहाँ पर t की डिफरेंट वैल्यूज़ ली थी। हेयर t इज़ 0, यहाँ y एक्सिस में E होता है और x एक्सिस में t होता है। E के साथ में हम I को भी ले सकते हैं, यानी EMF जैसे जैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा होगा, करस्पॉन्डिंगली करंट भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो यहाँ साइन वेव का फॉर्मेशन इस बेसिस पे हुआ था, इस इक्वेशन के बेसिस पे, जब हम टाइम की डिफरेंट वैल्यूज़ ले रहे थे। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, EMF 0 आया था। यहाँ पर दिस वैल्यू इज़ t/4, यानी एट टाइम t इज इक्वल टू t/4, E0 की वैल्यू मैक्सिमम आ गई। अगर हम यहाँ t इज इक्वल टू t/4 रखें तो t/4 रखने का मीनिंग है 2π/t इंटू t/4। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, समझ रहे हो, यहाँ 2π/t इंटू t/4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी π/2 एंड π/2 इज़ व्हाट, साइन π/2 इज़ 1। 1 का मीनिंग 1 मल्टीप्लाइड बाई E0, ये पूरी वैल्यू क्या है E0, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई E0 इज़ E0, यानी E की वैल्यू, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू कितनी हो गई, E0 हो गई, वेयर E0 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसीलिए यहाँ पर पीक आता है। अब ये जो टाइम होता है ये आता है आपका 3t/4, दिस इज़ नो, दिस वन इज़ t/2, दिस वन इज़ 3t/4 एंड दिस वन इज़ t।
ये पूरी एक वेव कंप्लीट हो गई। एक वेव कब बनती है? जब हम एक क्रेस्ट और एक ट्रफ ले लेते हैं। ये वेव एंड ऑसिलेशन 9th में टॉपिक दिया हुआ था, वेव था टॉपिक लास्ट, और आपका 11th क्लास में वेव एंड ऑसिलेशन पूरी डिटेल में बहुत अच्छे से इलेबरेट करके आपको बताया गया। उसमें बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक भी बताए गए थे, जैसे डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, तो बीट्स बताया गया था। तो ये सारे जो टर्म्स आ रहे होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ टाइम आ रहे होते हैं। अगेन मैथमेटिक्स, ओके। सो यहाँ पर मैथमेटिक्स के बेसिस पर जब हमने वेव फॉर्म की इस साइन टर्म के लिए, तो ऐसी वेव आ रही है। सो दिस वेव इज़ नोन एज साइन वेव। अब कॉस वेव कैसे बनती है? यहाँ कॉस वेव अगर बनाना हो, इसको हम कहते हैं साइन वेव, और इसको कहते हैं कॉस वेव। कॉसाइन वेव पर्टिकुलर नेम है इसका। आप ग्रेजुएशन में जाओगे या आप आगे कोई भी फील्ड चूज़ करते हो, डेफिनेटली आपको फ़िज़िक्स का वो बेस पढ़ना पड़ेगा अगर आप साइंस फील्ड में एंटर करते हो तो साइन वेव और कॉसाइन वेव, इनमें अगर आप डिफरेंस देखो तो साइन जब ज़ीरो होता है, साइन थीटा, इफ़ इट इज़ साइन ज़ीरो देन द वैल्यू इज़ ज़ीरो, बट कॉस थीटा इज़ कॉस ज़ीरो, दैट मीन्स 1। तो जब साइन मैक्सिमम होगा तो कॉस मिनिमम होगा, जब कॉस मैक्सिमम होगा तो साइन मिनिमम होगा। यहाँ पर साइन ज़ीरो के लिए ज़ीरो वैल्यू आ रही है, तो यहाँ कॉस के लिए 1 आती है। अब ये है कॉस वेव, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ वेव हो गई, ये साइन वेव है, ये कॉस वेव है। आई होप कि इसको आप कभी भूलोगे नहीं। ये वेव फॉर्मेशन से ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं वेदर इट इज़ साइन वेव और कॉस वेव। एक ये वेव होती है। अभी जब आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आगे की क्लासेस में, अभी इस समय नहीं, 12th क्लास में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो वेव्स आई हैं वो साइन वेव एंड कॉसाइन वेव्स आई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, जब आप सेकेंड बुक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो उसमें वेव्स इस तरीके की भी होती है। दिस वन इज़ कॉल्ड सॉ टूथ वेव। इसके लिए सर्किट अलग बनता है, जैसे मैंने आपको बताया था LR, CR, LC सर्किट, इस तरीके के सर्किट्स हैं। यहाँ पर सर्किट का वेरिएशन होता है जो वेव फॉर्म चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे हार्ट बीट आपने देखी है, जब ECG कराते हैं तो ECG में ग्राफिकल जो ECG क्या होती है, इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस टाइप का आ रहा होता है, देखा होगा। दिस इज़ कॉल्ड सॉ टूथ वेव, ओके। एंड वन इज़ स्क्वायर वेव। जब फीडबैक एम्पलीफायर लेते हैं तो कई बार स्क्वायर वेव आ रही होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत डिटेल में, माय फेवरेट टॉपिक वाज इलेक्ट्रॉनिक। जब मैं MSc फिज़िक्स में थी तो मेरा जो लास्ट ईयर स्पेसिफिक टॉपिक होता है दैट वाज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स लिंक्ड विद द फाइबर, okay. So electronic, that is a base, okay. These are the 4 kind of wave formation you can get with any electrical circuit और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ L सर्किट, C सर्किट, LCR सर्किट, ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर इलेक्ट्रिकल सर्किट। गॉट इट। सो अभी आपने पढ़ा वेव फॉर्मेशन। अब आप पढ़ोगे AC के बारे में। AC और एक और करंट होती है DC, AC एंड DC। पहले तो फुल फॉर्म alternating current and this one is direct current, okay. एक को कहते हैं alternating current, second one is direct current, clear। अब alternating current means, alter means क्या होता है, that is change, alter means change। So द करेंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इसका वेव फॉर्मेशन कैसा होता है। अगर आप यहाँ पर वोल्टेज और करंट ले लो, ऐसे ही बनाना होता है। डायग्राम देख लो, आप ग्राफ देख लो, हमेशा एक्स एक्सिस पर टाइम ले रहे होगे आप t एंड वाई एक्सिस पे वोल्टेज v। उस e को हम यहाँ पर v में कन्वर्ट कर देंगे बिकॉज EMF इज़ अ काइंड ऑफ वोल्टेज। सो दिस वोल्टेज एंड दिस वन इज़ करेंट। सो करंट एंड वोल्टेज अगर आप ये ले रहे हो देन ऑल्टरनेटिंग करंट इज अ साइन वेव, दिस इज अ साइन वेव, क्लियर। अब ये साइन वेव का मीनिंग अगर आप देखो तो ये AC जनरेटर के मीनिंग से ही निकलता है कि दैट ज़ीरो मीन्स ज़ीरो वोल्टेज ज़ीरो करंट। धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो ये वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यू है, लेट इट बी 5, लेट इट बी 10, लेट इट बी 12, ठीक है।
ये वैल्यूज़ हैं। ऑब्वियसली वोल्टेज की वैल्यू है तो वोल्ट में ले लोगे, करंट की वैल्यू है एम्पियर या मिली एम्पियर में होगी या माइक्रो एम्पियर में होगी। क्या क्या बताया आपको, एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। प्रैक्टिकल जब करते हैं तो यहाँ पर जो क्योंकि ये एक इंड्यूस्ड करंट है, एसी करंट क्या है, दैट इज़ एक्चुअली एन इंड्यूस्ड करंट, एसी जनरेटर से जनरेट हुई है ये। तो ये जो करंट जनरेट होती है ये बहुत स्मॉल अमाउंट में जनरेट होती है। अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स कॉइल में हम बढ़ा देते हैं तब ये करंट माइक्रो से मिली में पहुंच सकती है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ़ टर्न्स, एन पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो मिली वैल्यू या तो माइक्रो वैल्यू इंड्यूस करंट के लिए होगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हैं जो हम वोल्टेज या करंट की वैल्यू को अकॉर्डिंगली देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहा है, हर एक टाइम वेरिएशन में वैल्यू वेरी कर जा रही है। दैट मीन्स इट इज़ अ वेरिंग करंट। करंट में एक आपकी होती है जो टाइम के अकॉर्डेंस में वेरी नहीं कर रही है, जैसे डायरेक्ट करंट टाइम के अकॉर्डेंस में वेरी नहीं कर रही होती है। यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट करंट को बनाओगे सो दिस वन इज़ डायरेक्ट करंट, it is I or V, डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज, एंड दिस वन इज T। सो टाइम के अकॉर्डेंस में जो फिक्स है, इफ़ इट इज़ 5 एम्पियर इट मे रिमेन एट 5 एम्पियर, इफ़ इट इज़ 7 वोल्ट देन इट विल रिमेन एट 7 वोल्ट। तो अगर टाइम के अकॉर्डेंस में फिक्स है सो दैट इज़ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कहाँ मिलती है, बैटरी या सेल में। जैसे आप रिमोट जो यूज़ कर रहे हो उसमें बैटरी लगी हुई है, आप कोई भी टॉय अगर देखते हो तो उसमें बैटरी का यूज़ किया जाता है। तो जो बैटरी वाले सर्किट हैं, जितने भी बैटरी वाले सर्किट होंगे वो सारे सर्किट डायरेक्ट करंट देते हैं। इन्वर्टर में बैटरी लगी हुई होती है, वो बैटरी क्या कर रही है कि एक डायरेक्ट करंट दे रही है। तो डायरेक्ट करंट का मीनिंग होता है विच इज़ फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद द टाइम, जो वेरी नहीं कर रही है, जो फिक्स है। उसको हम वेरी कैसे कराते हैं, नॉब को घुमा करके। कौन सा नॉब, रेगुलेटर जिसे हम कहते हैं। तो अगर हमें डायरेक्ट करंट की वैल्यू को चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो नंबर ऑफ़ बैटरीज़ को इंक्रीज़ कराना पड़ेगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। ये भी आप पढ़ चुके हैं, सिंपल सर्किट में आपने पढ़ा था कि अगर आप सीरीज़ में सेल्स लगा दो तो ईएमएफ n टाइम्स बढ़ जाता है, एक सेल के ईएमएफ का n टाइम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वैल्यू इंक्रीज़ करानी है तो या तो आप नंबर ऑफ़ बैटरीज़ बढ़ा दो सीरीज़ में, और या तो आप रेगुलेटर यूज़ करो। रेगुलेटर की स्पीड को, जैसे आप फिज़िक्स लैब में जब प्रैक्टिकल कर रहे होते हो तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेटर रखा हुआ होता है। एलिमिनेटर क्या करता है, एलिमिनेटर में एक रेगुलेटर लगा होता है जिसमें आपका होता है 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, आपका उसके बाद 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, इस तरीके की रीडिंग्स होती हैं एलिमिनेटर में। वो 2, 4, 10 ये किस तरीके से सेट हो रहा होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप रेगुलेटर को इंक्रीज़, यानी यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज़ करा सकते हो। तो वो एक रेगुलेटर है जो वोल्टेज को अप या डाउन करने में यूज़ किया जा सकता है। सो यहाँ पर डीसी की वैल्यू टाइम के अकॉर्डेंस में फिक्स होती है। ये चेंज तब होगी जब एक्सटर्नल एजेंट, दैट मीन्स वी, हम चेंज करेंगे वैल्यूज़ को। ठीक है, तो वो रेगुलेटर की हेल्प से चेंज कर सकते हैं या तो बैटरी की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ द फिक्स्ड वैल्यू, इट कैन नॉट चेंज। तो अगर आपको AC डिफाइन करनी है तो AC चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इन अकॉर्डेंस विद टाइम। सो दैट काइंड ऑफ करंट इज कॉल्ड AC। इट इज़ अ साइन करंट, साइन वेव आप इसे कह सकते हो, या इसे ऐसे बोल सकते हो, इट इज़ अ साइन वेव, इट फॉर्मेशन इज़ अ साइन वेव फॉर्मेशन। सेकेंड, डायरेक्ट करंट इज़ अ फिक्स्ड करंट विच डज नॉट वेरी in magnitude as well as in direction. Remember this, in magnitude as well as in direction in accordance with time. ये चेंज नहीं करेगी डायरेक्शन। अगर इसने डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ जो आपका इस तरीके का सर्किट भी एक कहीं आपने देखा होगा, इस तरीके का, ठीक है, ये प्योर DC या प्योर AC नहीं है। दिस इज DC प्लस AC। इसमें DC भी है, इसमें AC भी है। ये अभी आएगा, रेक्टिफायर आता है इलेक्ट्रॉनिक में, तो आप देखोगे तो DC जो है, अगर पीक वैल्यूज़ ही हैं केवल हम काउंट करें तो इसमें DC है। अगर हम ये पूरी करंट काउंट करें तो इसमें AC है। दीज आर कॉल्ड रिपल्स। ये DC नहीं है, यानी आप इसे नहीं कह सकते कि यूनी डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में ऊपर की साइड है, पॉजिटिव साइड में है। दीज आर ऑल इन पॉजिटिव साइड, ऊपर की साइड प्लस है, नीचे की साइड माइनस है। ठीक है,
तो all are in positive side, so it is DC. No, it is not DC, it is ripple. Ripple means what? Combination of AC and DC. So don't be confused. यहाँ पर कुछ अगर ऐसी वेव बनी हुई है इस तरीके की, ठीक है, तो ये AC है, ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रही है। अगर इस तरीके की वेव बनी हुई है तो ये कॉम्बिनेशन है, ये AC भी नहीं है, ये DC भी नहीं है, यहाँ पर ये कैसी करंट हो जाएगी? रिपल। दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ AC प्लस DC। तो रिमेंबर दिस कि DC को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड is called direct current in accordance with time, sorry. So the current that does not change its direction as well as magnitude in accordance with time. Magnitude भी change नहीं होता, डायरेक्शन यहाँ पे सेम है बट मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, इसलिए ये DC नहीं है, ये रिपेल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये 5 एम्पियर पे सेट है या 7 वोल्ट पे सेट है, ये मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं हो रही है, इसका डायरेक्शन भी ऊपर की साइड है, इसलिए ये DC है। AC क्या होती है? जो मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन में भी चेंज हो रही है। एक बार प्लस साइड में है तो दूसरी बार माइनस साइड में है, प्लस एंड आफ्टरवर्ड माइनस। सो ऑल्टरनेटिंगली ये अपना फेज़ चेंज करी, इसे फेज़ कहते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे लाइन ऑफ ज़ीरो डिस्टर्बेंस कहा जाता है, आपने जब वेव एंड ऑसिलेशन पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन को, जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ ज़ीरो डिस्टर्बेंस। सो लाइन ऑफ ज़ीरो डिस्टर्बेंस के ऊपर एक फेज़ है, नीचे दूसरा फेज़ है। तो ऊपर वाला फेज़ पॉजिटिव फेज़ है, नीचे वाला फेज़ नेगेटिव फेज़ है। सो इट इज़ कॉल्ड फेज़। सो फेज़ मीन्स व्हाट? डायरेक्शन। सो एवरी टाइम आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इट इज़ अ पीरियोडिक करेंट। ओके, हर एक फिक्स इंटरवल के बाद ये अपना टाइम चेंज करी। कैसे? ये 0 था, यहाँ पर क्या आ गया? T/2। ये क्या हो गया? T। ये क्या हो जाएगा? 3T/2। दिस वन इज़ यस 3T/2, देन इट विल बी 2T। तो ये हर एक फिक्स T/2 और T में कितना डिफरेंस है? हाफ का। 3T/2 और T में कितना डिफरेंस है? हाफ का। इन दोनों को डिफरेंस निकाल के देखो, 3T/2 में से T अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा? हाफ। इनमें कितना डिफरेंस है? हाफ का। तो अगर हाफ टाइम इंटरवल के डिफरेंस में, हाफ टाइम पीरियड के डिफरेंस में करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर ले रही है, तो इट इज़ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल एंड दिस इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिक मोशन है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन भी इसे हम कहेंगे, क्योंकि हर एक ऑसिलेशन जो होता है, हर एक पीरियोडिक मोशन एक ऑसिलेशन है। ये ऑसिलेशन है, इट इज़ द सेट अब क्या हो गया? मैथ्स में फंक्शन में आप लोगों ने सेट और सबसेट पढ़े हैं। तो ऑसिलेशन एक सेट है, इसके अंदर पीरियोडिक मोशन ये सबसेट है। तो हर एक पीरियोडिक मोशन जो होगा वो ऑसिलेशन तो होगा ही होगा। सो इसीलिए इस करंट में ऑसिलेशन भी हम निकालते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट में जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट टॉपिक हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक क्या है? ऑसिलेशन। तो वो हम यहाँ निकालेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको थोड़ा छोटा सा सजेशन देना चाहूँगी कि आपने क्या करना है यहाँ पर, कि एक बार को जो +1 का वेव एंड ऑसिलेशन टॉपिक है उसको रिव्यू कर लेना। आगे नीट में भी काम आ जाएगा और अभी इस चैप्टर में भी काम आ जाएगा। ये चैप्टर वेव पर डिपेंडेंट है, वेव एंड ऑसिलेशन पे। तो एक बार को +1 का वेव एंड ऑसिलेशन टॉपिक रिव्यू कर लेना। अगर नहीं रिव्यू कर सकते हो तो मुझे बता देना, मैं +1 का वेव एंड ऑसिलेशन टॉपिक पहले ले लूँगी, क्योंकि +1 में कुछ फिक्स नहीं है। +1 इज़ होम एग्जामिनेशन, यू नो दिस। तो आपको क्या करना है कि होम एग्जामिनेशन में कोई भी टॉपिक पहले पिकअप किया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन टीचर्स चॉइस। तो मेरी चॉइस है कि मैं वेव एंड ऑसिलेशन पहले पढ़ा दूँ, थर्मोडाइनमिक्स पहले पढ़ा दूँ, इट डिपेंड्स ऑन मी। ओके, सो आप क्या करो कि इस वेव एंड ऑसिलेशन को एक बार पढ़ना, अदरवाइज़ मुझे बता देना क्या करना है। सो दिस वन इज़ द फर्स्ट डिफरेंस, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। फर्स्ट डिफरेंस इज़ क्लियर टू यू। अब उसके बाद पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, इसका फेज़ बता दिया। अब ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ AC दैट इज़ इक्वल टू, इस AC की फ्रीक्वेंसी को हम F से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर हम इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी ओमेगा हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ गई, किस तरीके से? अगेन
ये एक वेव फॉर्म कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये होती है दैट नंबर ऑफ वेव और नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होते हैं? दिस वन, अगर ये हैंड एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद हिल रहा है या अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, सो दैट इज़ ऑसिलेशन। दिस इज़ वाइब्रेशन, दिस इज़ ऑसिलेशन, ओके। एंड दिस वन पीरियोडिक मोशन। ये सारा आपको सब कुछ पूरी डिटेल में अच्छे से मिल जाएगा वेव एंड ऑसिलेशन टॉपिक में। तो एक बार को वो रिव्यू कर लोगे ना, तो ये वो डीप बेस कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर आपको अप्लाई करने में या समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एफ। इसको न्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है आगे के टॉपिक में। न्यू, दिस इज़ न्यू एंड यू, न्यू से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसे न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगी? 2 पाई न्यू और 2 पाई बाई टी, वेयर न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी एंड कैपिटल टी इज़ टाइम पीरियड। अब ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड होती है, मीन्स एक सेकेंड में कितनी वेव्स ट्रैवल कर गई, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि ये एक वेव फॉर्म हो रही है, इट इज़ अ साइन वेव, सो दैट इज़ वाई वी विल गेट फ्रीक्वेंसी हियर एंड वी कैन कैलकुलेट दैट फ्रीक्वेंसी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा हियर अकॉर्डिंग टू दिस वेव। अब डीसी में आ जाते हैं। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? क्योंकि इसमें कोई वेव फॉर्म नहीं हो रही है, तो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो यहाँ पर तो कोई वेव नहीं है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा विच इज़ इक्वल टू 0। जब फ्रीक्वेंसी 0 है यानी न्यू 0 है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी 0 हो जाएगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई न्यू। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर 0 हो गई। क्लियर? तो ये सेकेंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस आप देखो तो एसी इज़ वास्टली यूज्ड करंट। आपके जितने भी डोमेस्टिक सर्किट हैं, जितने भी अप्लायंसेस हैं, जब मैक्सिमम अप्लायंसेस किस पे वर्क कर रहे होते हैं? एसी पर, ठीक है। ये अप्लायंसेस ऑल्टरनेटिंग करंट हर एक अप्लायंस में यूज़ हो रही होती है। बट रिमेंबर वन मोर थिंग, यहीं पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कहाँ पे डीसी यूज़ होती है। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, हम अप्लायंस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। सो इफ़ यू आर टेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक फ़ैन, ट्यूबलाइट और आपका कूलर, ठीक है, कूलर है, गीज़र है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, वैसे इलेक्ट्रॉनिक भी आ चुके हैं, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, ये अब इनका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी आ चुका है। मैं पहले वाले रेफ्रिजरेटर और उसकी फ्रिज की बात बता रही हूँ। अभी जो फ्रिज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज हो चुके हैं। तो इन सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में एसी करंट रन कर रही होती है, इनको एसी करंट चाहिए। बट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हैं, जैसे एलईडी टेलीविज़न, एलईडी होती है, एलसीडी टेलीविज़न होता है, जैसे कि आपका माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, जैसे आपका मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज, जैसे आपका मॉडर्न फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो ये जितने अप्लायंस हैं ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस कैसे पता चलता है? उसमें स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ होता है, टच स्क्रीन होती है, आप टच करके ऑन एंड ऑफ कर लेते हो, तो वो कैसा हो गया? वो इलेक्ट्रॉनिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को रिक्वायरमेंट होती है डीसी की। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि डीसी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसको प्लग को तो हम एसी से ही कनेक्ट करते हैं, जो सॉकेट लगा है घरों में, दैट सॉकेट इज़ एसी। तो एसी से कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब उसमें एसी रन कर रही है? नो, उसमें एसी जा रही है, बट उसके अंदर एक डिवाइस लगी है, फिर रेक्टिफायर सर्किट कहा जाता है, ठीक है। सो रेक्टिफायर सर्किट क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये रेक्टिफायर सर्किट अभी आप आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एसी जो अंदर जा रही है, इनपुट में जा रही है, उसके लिए एक अलग से सर्किट लगा होता है जिसे रेक्टिफायर सर्किट कहते हैं। एंड दैट रेक्टिफायर सर्किट कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, तभी ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में जाएगी। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस तुरंत के तुरंत नॉन वर्किंग हो जाएंगे, दे कैन नॉट वर्क इन एसी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये डिफरेंस ध्यान रखना कि अप्लायंस, मैक्सिमम अप्लायंस एसी में वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एसी में वर्क करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस डीसी में वर्क करते हैं। सो दिस यू कैन राइट एज अ थर्ड डिफरेंस, दैट
इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एग्जाम्पल भी याद रखना, वर्क्स बाय AC, and electronic appliance works on DC। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट जो आप लोगों के लिए है वो है मोबाइल। आप लोगों को मोबाइल सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है, आप हर समय मोबाइल पे रहना चाहते हो, होता है। मोबाइल आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए कि उसमें DC यूज़ हो रही होती है। जब आप मोबाइल को चार्ज कर रहे होते हो तो आप सॉकेट से लगाते हो उसका चार्जिंग पॉइंट, वो जो मोबाइल का चार्जर होता है, चार्जर केबल होता है, उसको उसमें एक ऊपर वाला जो पोर्शन लगा होता है दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टर, दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टर। तो वो जो अडेप्टर होता है ना, उसमें एक इनबिल्ट सर्किट लगा हुआ होता है। एक नॉर्मल प्लग को अगर आप लगा के देखो, आप सोचो कि जो मोबाइल का वायर है उसका नीचे वाला पोर्शन कट कर दो, ये वायर होता है ना इस तरीके का, ये अडेप्टर है और यहाँ से एक वायर आ रहा होता है और यहाँ पे पिन लगा होता है जो आप मोबाइल में कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। दिस वन इज़ मोबाइल और ये है अडेप्टर, ओके। तो अडेप्टर के अंदर एक इनबिल्ट सर्किट होता है जो जब इसमें 3 सॉकेट जो लगे हुए होते हैं, हम यहाँ 3 सॉकेट से कनेक्ट कर देते हैं। इन 3 सॉकेट को AC किसी भी सॉकेट से, जो पावर सॉकेट यहाँ बोर्ड पे लगा हुआ होता है उससे कनेक्ट करते हैं ताकि आपका मोबाइल चार्ज हो सके। तो इस अडेप्टर में जो आपका एक थिक पोर्शन होता है, उस अडेप्टर में एक इनबिल्ट सर्किट होता है जो AC सॉकेट से आ रही होती है, उस AC को पहले DC में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये इस मोबाइल में अंदर जा रही होती है, समझ रहे हो। अगर नहीं, इसको मैं प्रूफ भी आपको बता सकती हूँ, करके देखना एक बार को मोबाइल बर्स्ट कर जाएगा, बस इतना होगा आपके साथ में, आपका मोबाइल बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, बर्स्ट कर जाएगा। इसको कट करो, ये केबल यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कनेक्टिंग पॉइंट बचा, केवल पिन बची। ये जो वायर है ना, इसको एक नॉर्मल जो प्लग होता है, एक नॉर्मल प्लग जिसमें आप अलग से अगर आपको बल्ब लगाना हो या अलग से आप जैसे दीपावली के टाइम पर आप क्या करते हो कि फेरी टेल्स लगाते हो, झालर लगाते हो, तो उसके लिए अलग से एक सॉकेट आता है ना छोटा सा 2 पिन वाला, उस 2 पिन के सॉकेट से इसको कनेक्ट कर दो और अपने मोबाइल को उस 2 पिन के सॉकेट से कभी भी चार्ज करके देखना, डेफिनेटली आपका मोबाइल बर्स्ट कर जाएगा, ओके। तो अगर कोई आप केवल एक ट्राई करना चाहते हो तो कोई भी पुराना मोबाइल लेकर के ट्राई कर लेना उससे। सो दिस इज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, दिस वर्क्स बाय AC, दिस वर्क्स बाय DC। तो ये DC के लिए हो गया। अब 4th पॉइंट ये है कि AC की फ्रीक्वेंसी की बात आती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी इन इंडिया देखें तो इंडिया में AC की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 50 हर्ट्ज़, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। यानी इतनी ही फ्रीक्वेंसी, यानी इतनी ही आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। इस फ्रीक्वेंसी को इंडिया का पावर स्टेशन, जितने भी पावर प्लांट हैं वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी की पावर को, उस इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी को हमने इतने पे सेट किया हुआ है, 50 हर्ट्ज़ पे, ठीक है। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को इंडिया के हाउस होल्ड सर्किट के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट बाहर की कंट्री में इस फ्रीक्वेंसी से वेरी भी कर सकती है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर भी हो सकती है और स्मॉलर भी हो सकती है। तो इंडिया के लिए AC की फ्रीक्वेंसी 50 है, DC की तो हम बात ही नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। तो ये मेन डिफरेंस है AC और DC में जो आपको अंडरस्टैंड होने चाहिए, क्योंकि आप एक फ़िज़िक्स के स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट्स हो, तो आपको एटलीस्ट अपने आसपास की चीज़ों में इतनी साइंस डेफिनेटली पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड टुमारो आई विल कम विद द Fourier analysis topic, which is the base of average current to find out the average current and root mean square current। रूट मीन स्क्वायर करंट भी एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट है इस चैप्टर का। तो इसलिए वो नेक्स्ट टॉपिक में मैं ये 2 पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊँगी द इंट्रोडक्शन ऑफ Fourier एनालिसिस, द मैथमेटिकल टॉपिक विच इज़ द बेस ऑफ एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर दैट मीन्स RMS करंट एंड RMS voltage। So thank you for today.